हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में जो यूपी सैनिक स्कूल है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल, उसमें कक्षा 9 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका डिटेल सिलेबस क्या है। क्योंकि देखो भाई, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कोई सिलेबस दे नहीं रखा, इन्होंने एग्जाम का पैटर्न दे रखा है कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न आएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सिलेबस में आएगा। उनको जब सिलेबस ही नहीं पता तो फिर वो उसकी एग्जाम की रणनीति, एग्जाम को तैयार कैसे करें। तो ऐसे में बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे तो मैं लेके आया हूँ आपका डिटेल सिलेबस। मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, एक एक टॉपिक बताऊंगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो तैयार कर लेना है। क्योंकि अब 5 से 6 महीने का समय बचा है इस एग्जाम के लिए। जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में ये एग्जाम हो जाता है कक्षा 9 के लिए। कक्षा 6 भी लेता है यूपी सैनिक स्कूल, कक्षा 7 भी लेता है, लेकिन इस वीडियो में मैं कक्षा 9 का सिलेबस बताऊंगा। कक्षा 7 और कक्षा 6 का दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, लेवल मिसमैच हो जाता है। पैटर्न तो सेम रहता है लेकिन लेवल अलग होता है। क्लियर? तो भाई हम देखेंगे डिटेल सिलेबस कक्षा 9 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। दूसरा मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देखेंगे कि यूपी सैनिक स्कूल के सिलेक्शन के मामले में हमारा जो एकेडमी है वो सबसे नंबर 1 है। यूपी सैनिक स्कूल की अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था है हमारी। हर साल हमारे, पिछली साल भी 50 के आसपास सिलेक्शन हुए थे, उससे पहली बार भी हमारे 25-30 सिलेक्शन हुए थे, और इस बार का भी टारगेट हमारा 50+ सिलेक्शन का है। अब यूपी सैनिक स्कूल में वैकेंसी के हिसाब से देखें तो 150-200 में से अगर हम 50+ सिलेक्शन दे रहे हैं तो मान के चलो कि भाई 50% के आसपास हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में वहाँ पर उसका वेटेज हो जाता है। और सिलेक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है आपको बिल्कुल मियरली पास करा दिया, नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छे से मार्जिनली सिलेक्शन कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना। चलिए बात करते हैं भाई, आपको देखते हैं। चलो सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एग्जाम पैटर्न पे क्या है एग्जाम पैटर्न? अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 मार्क्स होते हैं। तो इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तोड़ तो है मैथ्स। जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो वो इसको एग्जाम को क्रैक कर ले जाएगा। मैथ्स सबसे अच्छा है, देखो मैथ्स है इसका। दूसरे में बात करें रीजनिंग मतलब इंटेलिजेंस सेक्शन, वो मैथ के साथ ही कंबाइंड फॉर्मेट में रहता है, ऐसा कुछ अलग नहीं। मतलब 100 क्वेश्चन का एक बंच रहता है, 100 क्वेश्चन का एक बंडल रहता है, उसमें 75 वो मैथ के दे देता है और 25 क्वेश्चन वो इंटेलिजेंस के देता है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो जनरली जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है तो रीजनिंग तो अच्छी होती है, तो बस वो ये मान के चलो यही से कर जाता है खेल, यहीं से खेल हो जाता है। ठीक, फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, OMR बेस पेपर होता है। कैसा होता है? OMR बेस होता है, OMR सीट होती है, कंबाइंड टाइम। भाई आपकी सील खुल गई पेपर की, और पेपर छीनने तक, जब टीचर पेपर छीन लेगा वो समय की बात कर रहा हूं, 2.5 घंटे। ऐसे तो 3, 3.5, 4 घंटे एग्जाम का जो होल है उसमें रहना पड़ता है। भाई पहले को लेटर वगैरह चेक होते हैं, बच्चों की चेकिंग होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर OMR उनकी अटेंडेंस होती है। वो तो समय 3, 3.5 घंटे का है। लेकिन जब टीचर ने पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो छीनने तक, जो आखिरी में छीना झपटी होती है कि जल्दी जल्दी दो, जमा कर दो, ले लो, ठीक है, वो है सारा समय 2.5 घंटे। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ है, वैसे तो एग्जैक्ट कट ऑफ भी हमारे चैनल पे है, लेकिन मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर। भाई पेपर का लेवल आ गया इजी या तो ये 100 मार्क्स के आसपास, इसमें इस बार की 112 के आसपास कट ऑफ थी, तो 100 + 100 110 112 115 की रेंज रहती है, वो इसका कट ऑफ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैथ्स कितना क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। चलिए, तो ये तो आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया। मुझे लगता है बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एक एक पे चलते हैं। सिलेबस में देखो, ये देखो भाई, सबसे पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस ले आता हूं 25 क्वेश्चन का। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन श्योर होता है। डायरेक्शन टेस्ट से कि एक आदमी इधर पहले स्ट्रेट चला, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे करके एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भाई कोड हो जाते हैं, तो डायरेक्ट कि अल्फाबेट वो वगैरह हो गया। एक नंबर सीरीज के भी कोड बन जाते हैं, ठीक है, कुछ फिगर में भी कोड बन जाते हैं। तो वहां से नंबर सीरीज 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, नंबर सीरीज मान के चलो। लेटर सीरीज भी बन जाते हैं। पजल आजकल एक पजल आ रही थी इस बार, और ठीक ठाक पजल थी, नॉर्मल पजल नहीं थी, ठीक ठाक पजल, ब्लड रिलेशन के साथ क्लब करके पजल थी। ब्लड रिलेशन के साथ क्लब, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, जब क्लब पजल हो जाती है, जब कोई पजल क्लब कर देते हैं ना तो समझो वो टफ हो जाती है। अगर पजल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका कॉम्बो बना दिया, मतलब रिश्तेदारी भी दिखा दी और बैठा भी दिया उनको, ठीक है। तो जैसे ए बी का भाई है और वो बिल्कुल दाएं कोने पे बैठा है,
तो समझो कि पजल हो गई क्लब, और क्लब में आ जाती है बच्चों को दिक्कत। कैलेंडर और क्लॉक तो है ही, मिरर इमेज से क्वेश्चन है, डाइस से क्वेश्चन है, मिसिंग अल्फाबेट से, मिसिंग अल्फाबेट रहता है वो ग्रुप रहता है ए बी बी ए इस तरह का। काउंटिंग फिगर्स, स्क्वायर काउंट करो, रेक्टेंगल काउंट करो, ट्रायंगल काउंट करो, ये वाला। सिलोलिज्म नया चल रहा है भाई, ये नया चल रहा है खेल। मैं आपको बता दूं ये बहुत खेल है। इस बार 5 से 6 क्वेश्चन RIMC के पेपर में धकेल दिए, एकदम बंडल सा फेंक दिया बच्चों के सामने RIMC के जीके के पेपर में। मतलब ऐसा एकदम अंधाधुंध चला हुआ है मामला कि बच्चा बस सिलोलिज्म, इसको एनालॉजी का क्वेश्चन तो भाई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जैसे एनालॉजी जनरल नॉलेज होती है, मैं आपको बताऊं जिस बच्चे की जीके अच्छी नहीं है वो एनालॉजी में मात खा जाएगा। ठीक है, एक तरफ दे देगा राजधानी बांग्लादेश ढाका और पूछ लेगा भाई आपका कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री की पूछ लेगा। ठीक है, होंडारूस वगैरह टाइप की जो साउथ अफ्रीकन पता नहीं। ओड मैन आउट और आपका रैंकिंग और 2-3 टॉपिक और होंगे वो मिस में आ जाते हैं, मिसलेनियस टॉपिक में। ठीक है, 2-3 टॉपिक और मिसलेनियस में आ जाते हैं, वो हो गए 2-3। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स बंडल में होते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग। चलिए, मुझे लगता है सब बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज होता है, उसको समझो, उसके बेस पे आंसर दो। उसमें 1-2 एंटोनिम सिनोनिम्स भी फंसा देता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट पूरा एक पैसेज रहेगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को उनको भरना है। अगर कॉम्प्रिहेंशन में फिल इन द ब्लैंक कर दे तो उसको बोलते हैं क्लोज, CLOZ, क्लोज टेस्ट। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स बिल्कुल एंटोनिम्स, इडियम्स आते हैं 3 से 4 के रहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3-4 का बंडल रहता है। मिस स्पेल्ट वर्ड ये बिल्कुल रहता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच में तो बहुत सारे टॉपिक, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सारे हैं, आर्टिकल वगैरह सारे मिला के हैं पार्ट, लेकिन उसमें भी प्रेपोजिशन, आर्टिकल ये खास हैं। उसमें भी मैंने नीचे इनको डिफाइन कर दिया, उसमें भी खास हैं। वैसे तो बहुत सारे और ये कलेक्टिव नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, नाउन प्रोनाउन, लेकिन उसमें भी कलेक्टिव नाउन। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक तो देखेंगे, लेकिन इसको अलग से देखेंगे। और आपका फ्रेजल वर्ब 1-2 टॉपिक आपका बच जाता है, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स में वो सारा आ जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस का टाइप पहचानिए। अब क्वेश्चन टैग भी है एक टॉपिक, क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग भी, ठीक है, वो सारा आप वो सब पूरा हमारी सीरीज आती है तब भी आप देख लेंगे। तो लेकिन इस तरह के जनरल क्वेश्चन ये हैं, जनरल क्वेश्चन मैं बिल्कुल एकदम कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं दूसरा, मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं। 75 मार्क्स का है, मैं कहूंगा कि एकदम गेम चेंजर है। यूपी सैनिक स्कूल के पेपर को आप बिना मैथ्स के नहीं निकाल सकते। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीके के भरोसे और इंग्लिश के भरोसे, इनके भरोसे, तो उसका तो टोटल आपका बन ही रहा है, 100 के आसपास भी नहीं बनता उनका सबका, और ये अकेला ही 75 लिए बैठा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से रहता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से रहता है, इसी का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, वहां से एक अलग से क्वेश्चन बनता है। आपका नंबर सिस्टम में तो तमाम तरह के आ जाते हैं भाई। आपका रिमाइंडर सेम रह गया, अलग रह गया, HCF LCM पूरा मिला के नंबर सिस्टम, और फिर उसका आपका जो क्वांटिटीज होती हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो इससे कई तरह की बन जाती है। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपका फैक्टराइजेशन से अलग रहता है और अलजेब्रा अलग रहता है, दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। डिवाइड करो, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो, इस तरह से ना। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। पाई चार्ट तो एंगल रहता है, कोई नंबर दे देंगे, उसको एंगल डिग्री में रहेगा, उसको नंबर कन्वर्ट में करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इस तरह से। मैंचुरेशन से रहता है, LCM HCF से रहता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम्स, ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन है भाई आपके सारे के सारे टॉपिक से, ये सारे के सारे टॉपिक है, इनके जाके आप वहां पे देख लेना। इनके सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल एकदम अच्छे से अपनी नोटबुक में चिपका लो और इनके सारे फॉर्मूले वगैरह इनको देख लेना। अभी और भी टॉपिक है, ये खत्म नहीं हुए। प्रोबेबिलिटी 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन निकालो। ठीक है, बहुलक, माध्यिका, ये सब निकालो। परसेंटेज से क्वेश्चन रहते हैं 2-3, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्मेट में क्वेश्चन रहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ये परसेंटेज में कि भाई जैसे इलेक्शन लड़ा, एक वोट जो विनर है उसने 42% वोट हासिल किए टोटल, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन रहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज इतना है, टीचर और ऐड हो गया तो एवरेज इतना बन गया। ठीक है, इस तरह से। डिस्काउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अलग है टॉपिक, लेकिन डिस्काउंट भी है कि उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, टोटल निकालो। आप वो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वगैरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ये बिल्कुल ये अलग से बने। एरिया एंड पेरीमीटर, एंगल्स एंड लाइन ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन एंगल्स और लाइन को अलग देख के जाना। टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कहां से बनेगा आपका पैरेललोग्राम में रोम्बस, ये सब चीजें तो हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये कुछ एक रेशो का टाइप है, लेकिन इसको मैंने फिर, और मिक्सचर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां से 75 क्वेश्चंस का एक बंच बन जाता है। किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन है, कई बार परसेंटेज से ही 6 क्वेश्चन फेंक देता है, ठीक है। कई बार प्रोबेबिलिटी से 3-4 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, यहां से भी कंफर्म होते हैं। तो ये एवरेज से 4-5 क्वेश्चन पता चले डाल दिए, भाई क्वेश्चन तो यहीं से डालेगा ना। सिंप्लीफिकेशन भी इसमें ऐड कर लेना। पहली बार 2 या 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी थे, इतना नहीं था, पूरा बोर्डो मास का उनको कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं हम, हाँ अब मैं देखो, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज को मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करूंगा। मैंने जनरल नॉलेज के बारे में इसमें नहीं लिखा, क्योंकि जनरल नॉलेज का जब मैंने इसको सिलेबस को देखा, मैंने वेरीफाई किया, तो जनरल नॉलेज में कोई इनका फिक्स पैटर्न नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने प्रीवियस 5-6 साल के पेपर का अध्ययन किया और उसको डिकोड किया, तो उसमें एक बात निकल के आई, जो इनकी जीके रहती है, यूपी उत्तर प्रदेश की जीके रहती है, यूपी जीके, जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क क्या है, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां बहती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ कौन से हैं, कौन से टूरिस्ट स्पॉट है, उत्तर प्रदेश कौन से राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन मुझे यहां से देखने को मिले, ठीक। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, इन्होंने जनरल साइंस से, जीएस जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन के आसपास मुझे इसमें देखने को मिले। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन मुझे इसमें से देखने को मिल ही रहे हैं। कोई मतलब स्पोर्ट्स की इवेंट आ गई, जिसको खेल जगत कहते हैं, फीफा वर्ल्ड कप, ये वाला। डेज से मुझे डेज से क्वेश्चन देखने को मिले इसमें। 2-3 क्वेश्चन डेज से आते हैं, नेशनल डेज, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल डेज इसको डेज कर दे सीधा। डेज से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले इसमें 2-3। और जनरल हिस्ट्री से मुझे क्वेश्चन, जनरल हिस्ट्री कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट कौन था, पहला वाइसरॉय कौन था, जो मुगल्स हैं उनका कार्यकाल क्या था, उनका ऑर्डर क्या था, ये जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री के पार्ट हैं, जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चन। या महात्मा गांधी के मूवमेंट कौन से थे, ये बैटल कौन कौन सी थी, ये जनरल हिस्ट्री का पार्ट है। जनरल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन जनरल ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन नहीं मिले जो अपना ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नदियों के ड्रेनेज सिस्टम को जिसको बोलते हैं, वो नहीं, कि सबसे लंबा कौन सा है, सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, फला ये जो सबसे पहला, सबसे ये जो वाले होते हैं, ठीक है, ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट, इस तरह से के क्वेश्चन उसमें जनरल ज्योग्राफी से देखने में। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं कि भाई एज क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, राज्यसभा का पहला दूसरा, ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह का जनरल नॉलेज का एक पूरा पैटर्न है, तो मैंने उस पैटर्न को कर दिया आपके सामने, बिल्कुल डिकोड कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप ये कह दो कि साइंस का पूरा क्वेश्चन है, नहीं, साइंस भी ऊपर ले लेवल की, ज्योग्राफी से है नहीं, ज्योग्राफी भी ऊपर ले लेवल की। जो जनरल ज्योग्राफी है कि भाई सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है, ये इस तरह के इनके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, सबसे गहरा, सबसे बड़ा, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मीनार कहाँ है, भारत में कितने राज्य हैं, इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चंस इनके देखने को हमें मिले हैं, ठीक है भाई। तो जनरल मैंने जीके का भी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया। अब मुझे लगता है कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूं। वो बात क्लियर क्या है, देखो भाई, वो बात है क्लियर ये कि ये केवल इस सिलेबस पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। ये तो पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद ये आपने देख लिया, चिपका लिया, पता चला सिलेबस चिपका रह गया आपकी दीवार पे, आपके नोट्स में सिलेबस रखा रह गया। अब ये तो पता चल गया कैसे होना है, लेकिन इसका एक सबसे अचूक तरीका मैं भी बता रहा हूं, और वो अचूक तरीका क्या है, ये 2 तरीके हैं इसके अचूक, बिल्कुल, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और यार ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कहते हैं सर आप तो अपने उसका प्रचार करने लगते हो। भाई हम प्रचार नहीं करते, हम बच्चों का रिजल्ट देते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है बच्चों को गड्ढे में जाने से बचाना। बच्चा मायूस हो जाता है, फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाके पहुंच जाता है, पता चला हाँ वो होगा असली गड्ढा। हमारा टारगेट क्या है, उन टपोरी स्कूलों में जाने से बच्चे को रोकना। और टपोरी स्कूल में कब नहीं जाएगा, जब बच्चे का सरकारी स्कूल में सिलेक्शन होगा, जिसमें 60,000 रुपये में बच्चा पढ़ जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 60 इंटू, अगर मैं इसको कैलकुलेशन कर दूं, 60 इंटू 4, 2,40,000,
2,40,000 में पड़ गया बच्चा पूरा, और 2,40,000 में हैंडी लेफ्टिनेंट बन रहा है, यहाँ से कंफर्म बनना है। यूपी सैनिक स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है, और वहाँ से जाते ही 2,40,000 रुपये तो आपके बैग में से हाथ डाल देंगे तुरंत ही कि रख दो सर 1,20,000 का, तो डीडी बनवा लो। फोन होगा और आपको बुलाया जाएगा 1,20,000 का डीडी बिना आ मत जाना यहाँ पे। इस तरह के निर्देश आपको मिलेंगे। ठीक, तो मेरा टारगेट ये है कि एक छोटी सी रकम में 10-20,000 रुपए की रकम में अगर आपका करियर इतना सुंदर बनना है तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग इसलिए प्रमोशन कर रहे हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो एक नंबर लिख रहा हूं, हमारे काउंसलर आपसे बात करें 7088827111। इस नंबर पे बात कर लो, वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि ऑनलाइन में हम कैसे तैयारी करें, पूरा आपको रोड मैप बताया जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आप हॉस्टल के अंधाधुंध धुआंधार प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर नहीं मुझे तो प्रैक्टिस के महाभारत में शामिल होना है, प्रैक्टिस का महाभारत अगर उसमें शामिल होना है तो ये है वो महाभारत। 9528827121। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आपको कपड़े धोने हो और आपको मस्ती करनी हो तो मत आना यहाँ पे, क्योंकि वहां तो दूसरे उसका एड्रेस तो आपको खुद ही पता होगा, वो तो मिल जाएंगे एड्रेस। वो कैरम खेलने से आपका टाइम चल जाएगा वहां से। यहाँ आना तो इस प्रतिज्ञा के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। सुबह उठोगे 8 बजे और रात को 10 बजे तक धुआंधार प्रैक्टिस चलेगी। महामॉक टेस्ट का सीजन चला हुआ है, अब तो बिल्कुल भी शांति नहीं है। बस अब तो ये मान के चलो अंधाधुंध प्रैक्टिस है, तैयारी है बस, और कुछ नहीं। और इसी उसमें एक कड़ी में मैं एक और जोड़ देता हूं। देखो ये हमारा यूपी सैनिक स्कूल का हॉस्टल बैच चला हुआ है, इसमें एनरोल कर लो भाई। देखो ठीक है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। अब डिले मत करना, क्योंकि आपने जितना मुझे आप समय दोगे, जितना आप मुझे समय दोगे, हमारी टीम आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट देगी। आपने हमें समय दिया 10 दिन, तो हम 10 दिन का ही कर पाएंगे, फिर नहीं हम कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल सीजन लास्ट चला हुआ है, तो आप इस यूपी सैनिक स्कूल के हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप जुड़ सकते हैं। सिलेबस मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। अब मुझे लगता है किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचता यूपी सैनिक स्कूल को लेके। फॉर्म बहुत सारे बच्चों को आता है, सर फॉर्म कब निकलेंगे? अरे फॉर्म तो निकल जाएगा, आप कब निकलोगे? आपको निकलना है। अब फॉर्म तो निकलते हैं हर साल, फॉर्म अपने टाइम से निकलेंगे, सिर्फ आपको समय से निकलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।